मेरा आखिरी सवाल है कि बाड़मेर जैसलमेर को लेकर जो वहाँ डिस्कशन हुआ उसमें क्या लगता है ये जो तमाम चीजें जो बाहर आ रही है उससे पहले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था बाड़मेर के अंदर आप भी यहाँ पर थे तो वहां पर 8 में से 5 सीटें बीजेपी जीती, 2 निर्दलीय का जीतना, ये जो तमाम चीजें थी कांग्रेस का जो वोट परसेंट था वो ज्यादा था। तो उसी वक्त ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर इस बार बीजेपी के लिए मतलब अच्छी खबर नहीं आने वाली है, ये तमाम चीजें, या ये बीजेपी के पास में एक प्रॉपर फीडबैक नहीं था कि ये फीडबैक था कि भाई हाँ होना चाहिए क्योंकि वहां की परिस्थिति क्या है, ये तमाम चीजें, वो तमाम चीजों पर बीजेपी अब कामकाज कर रही है, अब अपने नेताओं से पूछ रही है कि साहब आखिर ऐसा क्या हो गया। देखिए, बाड़मेर का जो विधानसभा चुनाव था, बाड़मेर जिले का अगर अपन देखें तो वहां बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी यहाँ 4 सीटें जीतने वाली हैं। मतलब बाड़मेर जिले की बात करें अपन 7 सीटों की, तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा था कि 4 सीटें जीत जाएगी। बीजेपी की सिर्फ एक सीट दिख रही थी निकलती हुई। लेकिन बाड़मेर की चूंकि पुरानी परंपरा है कि जिसकी सत्ता जा रही है उसको एक सीट देता है बाड़मेर। तो ये लास्ट मोमेंट पे कैसे क्या समीकरण बैठे ऐसे कि बीजेपी वहां पे 4 सीटें जीत गई, 2 निर्दलीय जीत गए और एक सीट कांग्रेस को आई। तो जब ये इस तरह के रिजल्ट आए तो उसमें ये समझ में आया कि जो 2 निर्दलीय जीते हैं वो दोनों सीटें तो बीजेपी की ही है, मतलब लोग तो बीजेपी के ही है। रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी के ही थे लेकिन बागी होकर चुनाव लड़े, और प्रियंका चौधरी जो बीजेपी की ही है वो बागी होकर चुनाव लड़ी और जीत गई। तो 2 ये हो गए और 4 बीजेपी के ही हो गए। तो कुल मिला के सीटें ऐसा लगा कि ये 6 की 6 बीजेपी को ही आई है। तो इसलिए ज्यादा उस पर दिमाग लगाया नहीं गया। और इस बीच में जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी वो यही इशारा कर रही थी कि यहाँ पे बीजेपी बहुत आराम से निकलने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाया नहीं गया। और देखिए कि अगर रविंद्र सिंह भाटी इस चुनाव में नहीं आते तो स्थितियां इतनी खराब थी भी नहीं बाड़मेर के अंदर। भले ही पोलराइजेशन होता, लेकिन अगर पोलराइजेशन होता तो वो फिर बीजेपी की तरफ ही होता। तो इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब बीजेपी को ये समझ में आना चाहिए कि सब कुछ हरा हरा ही नहीं है। चलो सर, शुक्रिया। नमस्कार साथियों, जयपुर के अंदर लगातार आज दूसरे बीजेपी के अंदर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 11 सीटों पर जो हार का सामना करना पड़ा उस पर मंथन चल रहा है। कल भी आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक लगातार मंथन चलता रहा कि आखिर राजस्थान के अंदर जो बीजेपी 2014 के अंदर 25 सीट जीतती है, 2019 के अंदर 25 जीतती है और 2024 के अंदर आप देखिए 14 सीटें जीती 11 सीटों के अंदर, आखिर वो कौन सी वजह है। इन तमाम चीजों को लेकर जयपुर के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में लगातार है वो मीटिंगों का दौर चल रहा है। जितने भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है या फिर उस इलाके के अंदर किस मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी, उस इलाके के अंदर किसको प्रभारी बनाया गया था, इन तमाम नेताओं को बिठाया जा रहा है एक साथ में। और उसके बाद में जो दिल्ली से जो नेता आए हैं बीजेपी के, वो तमाम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हार की वो कौन कौन सी वजह है। ऐसा बताया जाता है कल 5 से 6 सीटों पर डिस्कशन हुआ जिसमें बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, ये जो तमाम जो सीटें थी, टॉप, दौसा, इन तमाम सीटों पर डिस्कशन हुआ। इसी को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी है। आखिर क्या कुछ वहां पर क्या वजह सामने आ रही है, मोटे तौर पर किन वजहों को लेकर चर्चा हो रही है और बाड़मेर जैसलमेर को लेकर भी क्या चर्चा हो रही है, या 3-4 चीजें वो कौन सी कॉमन सामने आ रही है जिस वजह से राजस्थान के अंदर बीजेपी का ये हाल हुआ। अरविंद जी, सबसे पहला रिएक्शन, आपने तमाम लोगों से बातचीत की होगी, जो रिपोर्ट्स आई होगी, क्या लगता है कि जो वजह सामने आई वो कौन सी 3-4 ऐसी वजह जो कॉमन वजह जो हर जगह पर देखने को मिली जहां पर बीजेपी राजस्थान के अंदर 11 सीटें हारी। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया है मीटिंग में भी और मीटिंग के अलावा भी, उसमें सबसे बड़ा कारण तो वही है कि जो 2014 और 2019 में जो चुनाव थे वो इस बार उस पैटर्न पर नहीं थे। 2014 और 19 में पूरी तरह से चुनाव राष्ट्रवाद के नाम था, मोदी के नाम पे था। उसमें लोकल मुद्दे कहीं थे ही नहीं। लोग जानते ही नहीं थे कि बीजेपी से कौन चुनाव लड़ रहा है। उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था कि आप कमल के फूल पे वोट डालेंगे
और वो सीधा मेरे खाते में आएगा। इसी आह्वान पे पूरा चुनाव चला और 25 की 25 सीटें बीजेपी लगातार जीतती गई। अब चेहरा कौन है कौन नहीं है इससे लोगों को कोई मतलब नहीं था। इस चुनाव में वो सारी चीजें नेपथ्य में रह गई और सामने आ गई जाति। तो कल की जो मीटिंग हुई है उसमें भी मुख्य रूप से यही था कि जो जातियां हैं उनको हम साध नहीं पाए। कुछ जो मेजर जातियां हैं वो पूरी तरह बीजेपी से छिटक गई, जो पिछली बार भर भर के बीजेपी को वोट दे रही थी, तो वो जातियां छिटक गई। इसके अलावा कुछ सीटों पर भीतर घात जैसी चीजें भी हैं और कुछ जगहों पर निष्क्रियता का भी कारण है, कुछ जगहों पर कैंडिडेट का कारण भी है कि कैंडिडेट कमजोर थे या कैंडिडेट रिपीट किए गए उसके कारण से हुआ। लेकिन मुख्य तौर पर जो ये पैटर्न में बदलाव आया यही सबसे बड़ा कारण निकल कर आया है और इसका कारण ये भी है कि ये एक ऐसा कारण है जिसमें सब के सब बच जाते हैं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी फिर बीजेपी के ऊपर ही आ जाती है और नीचे का जो लेवल है वो पूरी तरह सेफ जोन में आ जाता है। लगता है ऐसा बता बीजेपी के अंदर जो बैठक हुई थी उसमें काफी कुछ नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली, कुछ नेताओं ने ये भी कहा कि साहब कहने को तो लोग बीजेपी के साथ में थे दिखावे के रूप में, लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि अंदर खाने वो कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा था, कोई दूसरी तरफ बाकी नेताओं का समर्थन कर रहा था। ये तमाम चीजें भी सामने आई। बिल्कुल ये हुआ है और बड़े लेवल पर हुआ है। ये चुनाव से पहले भी था। जब चुनाव चल रहे थे तब भी ऐसी शिकायतें आ रही थी, कई शिकायतें जा रही थी और आपने देखा होगा कि कांग्रेस में तो उसी वक्त चुनाव के टाइम ही चलते चुनाव में भी कई लोगों को निष्कासित किया गया था पार्टी से 6 साल के लिए। बीजेपी में ये कार्रवाइयां भले नहीं हुई हो लेकिन बहुत जगह पर ये शिकायतें हैं कि हमें पूरा सपोर्ट नहीं मिला या सामने वाले प्रत्याशी का सपोर्ट किया या अपनी जाति वाले प्रत्याशी का सपोर्ट किया। ये शिकायतें भी बीजेपी के अंदर हैं और बड़े लेवल पर हैं और भीतरघात भी बड़े लेवल पर हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि भीतरघात से बड़ा जो फैक्टर बीजेपी के साथ में रहा है वो कई सारी मेजर जातियों का छिटकना रहा है। उसमें मुख्य रूप से आपके जाट कम्युनिटी का पूरी तरह छिटकना और दूसरा जो आरक्षण खत्म करने का जो नैरेटिव चला उसके कारण से एससी एसटी जातियां हैं वो पूरी तरह से छिटक गई। उसके कारण से बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस इस चुनाव में हुआ है और बीजेपी 2 चुनाव के बाद 11 सीटें हारी है। बाड़मेर जैसलमेर को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव था और उसके बाद में कल जो डिस्कशन हुआ 2 घंटे के आसपास हुआ, उसमें मोटे तौर पर यह बताया जा रहा है कि एक तो रविंद्र सिंह भाटी का जो फैक्टर था वो बहुत तगड़े तरीके से कामकाज किया और भी कुछ वजह थी जिस कारण से बाड़मेर के अंदर बीजेपी को आप देखिए तीसरे नंबर पर आ गई। बीजेपी जो बीजेपी 2019 के अंदर जो वोट लेकर आती है 8,46,000 वोट लेकर आती है, वही बीजेपी 2,86,000 वोट लेती है, यानी 4 लाख के आसपास से बीजेपी की हार होती है। इन तमाम चीजों को लेकर भी लंबा डिस्कशन हुआ होगा। निश्चित रूप से हुआ है और बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं और विधायक प्रत्याशी रहे हुए हैं विधानसभा चुनाव में उन सभी का कुल मिलाकर कॉमन जो एक आवाज थी वो यही थी कि जो जातिवाद है उसके कारण से चुनाव हारे हैं। और एक चीज आप देखें कि आपके जैसलमेर बाड़मेर की स्थितियां बिल्कुल थोड़ी सी अलग तरह की हैं। आमतौर पर जो राजपूत वोटर है वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, लेकिन जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप देखिए कि 2014 का चुनाव जब पूरी तरह से बीजेपी वहां पर जीती थी तब भी जसवंत सिंह जसोल वहां पर प्रत्याशी थे और बड़ा राजपूत वोट बैंक उनके साथ में गया था। 2019 के चुनाव में भले ही जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह प्रत्याशी थे लेकिन फिर भी राजपूत वोट बीजेपी को मिला, तभी जो जीत का अंतर है वो बहुत बड़ा मतलब 3,28,000 के आसपास आया कैलाश चौधरी का। लेकिन इस बार राजपूत वोटर रविंद्र सिंह भाटी के कारण पूरी तरह छिटक गए। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के पदाधिकारियों के वोट भी बीजेपी को मिले होंगे, इतनी बड़ी संख्या में छिटके हैं। और जाट वोट मोटा मोटी पूरी तरह से उम्मीदवार बेनीवाल की तरफ चला गया। तो कैलाश चौधरी के पास में सिर्फ वही वोट रहा जो बीजेपी का कोर वोटर और जो कमिटेड वोटर है, जो किसी भी सूरत में कहीं दूसरी जगह वोट नहीं दे सकता। और रिजल्ट में ये आया है कि उनको 2,86,000 वोट मिले हैं और वो तीसरे स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से रहे हैं। हालांकि बाड़मेर का चुनाव देखते हुए कहीं से लग नहीं रहा था कि वो दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं या जीत सकते हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर ही लग रहे थे और वो तीसरे नंबर पर ही आए हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जब बहुत बड़ा जाट वोट खिसक गया, बहुत बड़ा पूरा ही जाट वोट खिसक गया और पूरा राजपूत वोट खिसक गया, तो जो दूसरी जातियां हैं
वो भी फिर साथ में रह नहीं पाई, उन्होंने भी इधर उधर का रुख किया, कुछ रविंद्र के साथ में गए और कुछ उम्मेदवार के साथ में भी गए। तो कुल मिलाकर बीजेपी का जो कोर वोटर था वो भी खिसक गया और जो कोर वोटर नहीं था वो भी खिसक गया। बीजेपी के हाथ में बहुत कम वोट रह गया, जिसकी उम्मीद बीजेपी के लोगों ने चुनाव से पहले नहीं की होगी। और चुनाव के पहले जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे तब तो उम्मीद यही थी कि आराम से बीजेपी यहाँ पे जीत जाएगी, लेकिन रविंद्र ने जैसे ही ताल ठोकी और पूरा राजपूत वोट एक तरफा हो गया और जाट वोट इधर एक तरफा हो गया और बीजेपी के पास में अब मंथन के लिए समीक्षा के अलावा कुछ भी बचा नहीं है। सर, एक जो सबसे बड़ी वजह है कि वन वे कम्युनिकेशन, कुछ नेताओं ने वहां बकायदा इस मीटिंग को में ये भी कहा कि आपने प्रत्याशियों का चयन किया या कुछ भी किया, कुछ एक ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, नीचे के लोगों से बातचीत नहीं की गई, उनसे फीडबैक नहीं लिया गया कि भाई क्या है, इन प्रत्याशी को उतारा जाए या इसको उतारा जाए। ये भी एक बहुत बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस था, साथ हम जीत जाएंगे 400 पार। ये बीजेपी में आक्रोश पूरे देश में रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कि किसी को भी टिकट दे दो और वो मोदी के नाम पे जीत के आ जाएगा। और ये इस चुनाव की बात नहीं है, पिछले दोनों चुनाव में भी यही था कि किसी को भी टिकट दे दो वो मोदी के नाम पर सीट निकाल लेगा, क्योंकि वोट मोदी के चेहरे पे मिल रहे हैं, किसी प्रत्याशी के चेहरे पे नहीं मिल रहे हैं। ये बीजेपी बहुत क्लियर थी और यही ओवर कॉन्फिडेंस था। इस चक्कर में न तो किसी से पूछा गया न किसी को बताया गया, जो तय कर दिया वही प्रत्याशी बीजेपी का रह गया। और ये खाली यही राजस्थान की या एक सीट की बात नहीं है, आप कहीं भी देख लीजिए, सब जगह से शिकायतें यही है कि मोदी के चेहरे के नाम पे इस बार पूरी तरह से वोट नहीं मिला और इस कारण से बहुत सारी सीटें बीजेपी हारी है, करीब करीब 60 से ऊपर सीटें हारी है। और हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी के चेहरे का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रह गया है, तभी बहुत सारी सीटें आई भी हैं, लेकिन जहां पर मार्जिन कम होते हैं वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी सिर्फ इसलिए हार गए कि वहां पर बीजेपी ने अपनी मनमर्जी चलाई कि जिन प्रत्याशियों के या जिन सांसदों के पब्लिक के अंदर अच्छा परसेप्शन नहीं था, जिन्होंने काम नहीं किया था, जिनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं था, उनको भी रिपीट कर दिया। तो ये तो पार्टी का इंटरनल वो होता है कि उसको असेसमेंट करना होता है कि हम किसको उतार रहे हैं, किसको पब्लिक के सामने ला रहे हैं कि जिसके चेहरे पर भी वोट मिले, कुछ ना कुछ तो वोट मिले। अब बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो खुद के चेहरे पर वोट नहीं ला पाए, उनका जो जातीय आधार था वो भी उनके साथ में नहीं था और वो चुनाव हार गए। चूरू को लेकर क्या समाचार है? चूरू को लेकर भी कल कहा जा रहा है कि लंबा डिस्कशन हुआ, वहां पर राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे वहां पर, बीजेपी हाँ, के लिए बड़ा सेटबैक। चूरू में भी सेम वही हुआ, जो कल तक जो वोट बाड़मेर में बीजेपी का था, वही वही वोट बैंक पूरा का पूरा कांग्रेस की ओर खिसक गया राहुल कस्वां के साथ में। वहां पर भी वही जातीय समीकरण और जातीय गोलबंदी थी। तो चुनाव वहां पर जो प्रत्याशी था देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कस्वां, उनके बीच में नहीं होकर उस चुनाव को बना दिया गया राजेंद्र राठौड़ वर्सेज राहुल कस्वां। और इस गोलबंदी के अंदर जाट वोट पूरी तरह गोलबंद हुआ और राहुल कस्वां को एक तरफा वोट दिया। फिर वहां पर भी क्या है कि एक पुरानी बीजेपी बताते हैं, एक पुरानी बीजेपी है जो राजेंद्र राठौड़ के समय से पहले की बीजेपी है। राजेंद्र राठौड़ शुरू की राजनीति में आए थे 1985 में, वो चुनाव हार गए। फिर वो 1989 में एक लोग चुनाव हुआ, 90 में चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें वो जनता दल के टिकट पर जीत कर आए थे, वो मूल रूप से बीजेपी के हैं नहीं। उनके बाद में, उनसे पहले जो मूल बीजेपी थी, वो ये पूरा 30-35 सालों का दौर उसने देखा कि किस तरह से वो साइड में हो गए और दूसरी नई बीजेपी वहां पर काबिज हो गई। तो इस बार उनके पास में एक अवसर वो भी था कि इस बार अपना हिसाब किताब पूरा किया जाए। तो वहां पर भी इस तरह की चीजें रही हैं, लेकिन उसमें भी मूल रूप से जो असली वहां पे हुआ खेल वो जाति वाला ही हुआ और उसी कारण से राहुल कस्वां बहुत अच्छे मार्जिन से तीसरी बार जीत कर आए हैं और कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए हैं इस बार। गुटबाजी, भीतरघात, ये तमाम चीजें तो जब हार होती है तो वो होती है। बिल्कुल होती है, जीत होती है, वहां भी भीतरघात होती है, वहां पर भी गुटबाजी होती है, लेकिन वो छुप जाती है। आपने विधानसभा का चुनाव देखा होगा राजस्थान का, विधानसभा चुनाव में जो भीतरघात हुआ था वैसा तो लोकसभा चुनाव में हुआ ही नहीं। और जिस तरह की गोलबंदियां हुई वैसी लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुई।
लेकिन चूंकि चुनाव बीजेपी जीत गई थी, यहाँ पर 115 सीटें आ गई थी, जो कि 140, 45, 150 तक आने की बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट था, वो 115 तक आ गया। लेकिन उसके बावजूद भी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल गई, तो वो सारी बातें वहीं धरी की धीरे रह गई। और एक होता है ना कि चलो ठीक है, जीत गए हैं और आगे बढ़ो, तो वहां पर उस टाइम पे कोई मंथन और कोई समीक्षा की जरूरत नहीं समझी गई, और उसका ही कहीं ना कहीं रिजल्ट ये आया कि लोकसभा चुनाव में उस चीजों को रोक नहीं पाए। बाकी भीतरघात तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, जहां पे प्रत्याशी जीत गए हैं वहां भी बड़े लेवल पे भीतरघात हुआ है। लेकिन उसकी जीते हुए को कोई नहीं पूछता कि तू कैसे जीता, हारे हुए को पूछा जाता है कि वो कैसे हारा, क्यों हारा, यहाँ पे हम क्यों हारे, उसी पर सवाल उठते हैं। और वही सवाल इन 11 सीटों पर उठ रहे हैं, वहीं पर सारी की सारी बातें होंगी। कुछ निकलेगा इस हार से? क्या लगता है कि हार की समीक्षा होगी, एक रिपोर्ट दिल्ली में जाएगी, उसके बाद में जो जातियां नाराज है उन्हें मनाया जाएगा, या उनके जो नेता है उन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से ये तो किसी भी संगठन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए जरूरी है कि जो जातियां या जो भी छिटकी है या जो भी कारण रहे हैं हार के, तो उनको अगर ठीक नहीं किया गया तो आगे कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं हमारे यहाँ पर। अभी चूंकि जो विधायक जो जीते हैं सांसद का चुनाव 5, उन्होंने अभी इस्तीफे दिए नहीं है। जब वो इस्तीफे देंगे तो चुनाव आयोग उनकी भी घोषणा करेगा चुनाव की, वहां भी चुनाव होने, उन चुनाव से पहले पहले बहुत कुछ डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। और उसके बाद में लोकल चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार को तो मजबूत रहना पड़ेगा इस मामले में। समीक्षा भी करनी पड़ेगी, जो जहाँ जहाँ कमियां रही है उनको ठीक भी करना पड़ेगा, जो जातियां नाराज हैं उनको मनाना भी पड़ेगा। और आप देखिए कि अ, ये राजस्थान का जो मंत्रिमंडल बना है उसमें भी इसकी झलक कहीं ना कहीं मिली है। भागीरथ चौधरी को फिर से कृषि मंत्री बनाया गया, जो कैलाश चौधरी के पास में था। अर्जुन राम मेघवाल इधर साधा गया है दलित वोट बैंक को। और इनके रूप में गजेंद्र सिंह के रूप में राजपूत वोट को भी साधने की कोशिश की गई है। फिर मोदी जी ने जैसे ही चुनाव का की घोषणा हुई, शपथ ली, पहला पहला ऐलान ही उन्होंने वो किया, आपके किसानों को जो सब देते हैं वो सम्मान निधि। तो ऐसी ऐसी चीजें तो शुरुआत है, उसके बाद में इनको बहुत काम करना पड़ेगा अगर आगे अपना जनाधार बचाए रखना है तो। क्योंकि नाराजगी इस बार बहुत भारी थी और वो फ्लोर पर दिख रही थी। आमतौर पर नाराजगियां होती है वो अंदर खाने होती है, पता नहीं चलता। इस बार हर कोई उसको दीवार पर लिखी इबारत की तरफ पढ़ रहा था कि कौन नाराज है, क्यों नाराज है। और आप देखिए कि अग्निवीर स्कीम में भी कुछ संशोधन की बातें होने लगी है। तो ऐसी ऐसी नाराजगी की जो भी कारण है उनको सबको आइडेंटिफाई करके इनको ठीक करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आगे भी चुनाव आते रहेंगे। यहाँ नहीं तो बगल के हरियाणा में चुनाव आएंगे। मुद्दे करीब करीब दोनों के एक जैसे ही है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। जिन मुद्दों के कारण से यहाँ पर चुनाव हारे वही मुद्दे वहां पर हैं। तो ये बहुत जल्दी इनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ऐसी उम्मीद भी है, ऐसा लगता दिखता भी है। नागौर को लेकर जिस तरीके से लगातार ज्योति मिर्धा है, कल आपने ज्योति मिर्धा का बयान सुना होगा, उससे पहले वो 4 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए नागौर में आई, बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। कहा यह भी जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात भी हुई, हालांकि उसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। और जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर उनके बयान आए, आप तो सीधे तौर पर, इससे पहले भी जब मैं आपसे पूछ रहा था, आपने तो सीधे तौर पर यही कहा था कि हनुमान बेनीवाल कुछ भी कर सकते हैं। अब जो तमाम चीजें जो निकल कर आ रही है, ज्योति मिर्धा है वो लगातार सक्रिय हो रही है, बयान दे रही है, क्या लगता है कि ये सारी की सारी जो गणित है, कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की रणनीति या बयानबाजी? बिल्कुल, ये सारा का सारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाए रखना है यहाँ की राजनीति को, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन हनुमान चूंकि राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और वो चुनाव की दिशा को मोड़ना जानते हैं। तो अगर मुलाकात नहीं हुई है तो निश्चित रूप से होगी, हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उनको अपनी सीट खींवसर की जिंदा रखनी है, अपने पास रखनी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनका जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था और उनको भी पता है कि यहाँ पर अपनी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार जब वो सांसद बने थे तब भी उन्होंने विधानसभा का की सीट छोड़कर चुनाव लड़ा था। और वापसी में फिर एनडीए के साथ में गठबंधन के तौर पर यहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था, तो उन्होंने उनके भाई ने ये सीट जीत ली थी। और तब उन्होंने अशोक गहलोत के साथ में एक गुप्त गठबंधन, ऐसा सुना जाता है कि उनका था,
तो अब अगर उनको ये सीट जीतनी है तो आपने देखा होगा कि शुरू में जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही उन्होंने नाराजगी जाहिर करनी शुरू की इंडिया अलायंस के प्रति कि उनको बैठक में नहीं बुलाया गया। तो हनुमान कुछ भी कर सकते हैं और चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगा। उसको वो किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। हालांकि कुछ बातें अभी दूसरी तरह की भी आ रही है कि हनुमान यहाँ पे कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, किसी बड़े बीजेपी के नेता को भी यहाँ पे लाके चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन वे दूर की कौड़ी दिखती है। ये उनकी घर की सीट है, 4 बार से वो यहाँ पे विधायक का चुनाव जीत रहे हैं, 4 बार से या 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, जब से नई सीट बनी है तभी से। और इसी की पूरी ये कवायद है। और ज्योति मिर्धा चूंकि पिछली बार हारने के बाद में लगातार गायब रही थी यहाँ से, तो उनको इस चुनाव में इसका पता चला कि बाहर रहना या गायब रहना सीट की सेहत के लिए या अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वो फिर से आई हैं और फिर आएंगी। अभी कम से कम उपचुनाव तक तो फिर से आएंगी और वो माहौल बनाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको पार्टी एक बार उनके ऊपर और दांव चलेगी, क्योंकि 2 चुनाव वो लगातार अभी पिछले 6 महीने के अंदर अंदर वो हार चुकी हैं। लेकिन अपनी चौधर चलाने के लिए तो उनको जरूरी है कि यहाँ पर लगातार सक्रिय रहा जाए। कांग्रेस कांग्रेस हाँ, कांग्रेस के लिए इस बार यहाँ पर चुनौती है कि वो किसको खींवसर से लेकर आए। और पिछली बार भी वो जिन तेजपाल मिर्धा को यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लाई थी, कुचेरा का जो नगर पालिका चेयरमैन है उनको, तो वो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। तो वहां पर उनके पास में कोई बड़ा नेता, ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं, तो वो भी किसी बाहरी चेहरे को चुनाव वहां पर लड़ा सकती है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि बाड़मेर जैसलमेर को लेकर जो वहां डिस्कशन हुआ उसमें क्या लगता है, ये जो तमाम चीजें जो बाहर आ रही है, उससे पहले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था बाड़मेर के अंदर, आप भी यहां पर थे, तो वहां पर 8 में से 5 सीटें बीजेपी जीती, 2 निर्दलीय का जीतना, ये जो तमाम चीजें थी, कांग्रेस का जो वोट परसेंट था वो ज्यादा था, तो उसी वक्त ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी कि बाड़मेर जैसलमेर के अंदर इस बार बीजेपी के लिए मतलब अच्छी खबर नहीं आने वाली है। ये तमाम चीजें, या ये बीजेपी के पास में एक प्रॉपर फीडबैक नहीं था, क्या ये फीडबैक था कि भाई हाँ होना चाहिए क्योंकि वहां की परिस्थिति क्या है, ये तमाम चीजें, वो तमाम चीजों पर बीजेपी अब कामकाज कर रही है, अब अपने नेताओं से पूछ रही है कि साहब आखिर ऐसा क्या हो गया। देखिए, बाड़मेर का जो विधानसभा चुनाव था, बाड़मेर जिले का अगर अपन देखें, तो वहां बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी यहाँ 4 सीटें जीतने वाली हैं। मतलब बाड़मेर जिले की बात करें अपन 7 सीटों की, तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा था कि 4 सीटें जीत जाएगी। बीजेपी की सिर्फ 1 सीट दिख रही थी निकलती हुई। लेकिन बाड़मेर की चूंकि पुरानी परंपरा है कि जिसकी सत्ता जा रही है उसको 1 सीट देता है बाड़मेर। तो ये लास्ट मोमेंट पे कैसे क्या समीकरण बैठे ऐसे कि बीजेपी वहां पे 4 सीटें जीत गई, 2 निर्दलीय जीत गए और 1 सीट कांग्रेस को आई। तो जब ये इस तरह के रिजल्ट आए तो उसमें ये समझ में आया कि जो 2 निर्दलीय जीते हैं वो दोनों सीटें तो बीजेपी की ही है, मतलब लोग तो बीजेपी के ही है। रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी के ही थे लेकिन बागी होकर चुनाव लड़े, और प्रियंका चौधरी जो बीजेपी की ही है वो बागी होकर चुनाव लड़ी और जीत गई। तो 2 ये हो गए और 4 बीजेपी के ही हो गए। तो कुल मिला के सीटें ऐसा लगा कि ये 6 की 6 बीजेपी को ही आई है। तो इसलिए ज्यादा उस पर दिमाग लगाया नहीं गया। और इस बीच में जो सर्वे रिपोर्ट्स आई थी वो यही इशारा कर रही थी कि यहाँ पे बीजेपी बहुत आराम से निकलने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाया नहीं गया। और देखिए कि अगर रविंद्र सिंह भाटी इस चुनाव में नहीं आते तो स्थितियां इतनी खराब थी भी नहीं बाड़मेर के अंदर। भले ही पोलराइजेशन होता, लेकिन अगर पोलराइजेशन होता तो वो फिर बीजेपी की तरफ ही होता। तो इतनी बुरी स्थिति नहीं थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब बीजेपी को ये समझ में आना चाहिए कि सब कुछ हरा हरा ही नहीं है। चलो सर, शुक्रिया अरविंद जी, थैंक यू। धन्यवाद।